नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मेरा नाम चंदू जैन है और मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। स्कूल व्याख्याता भारतीय इतिहास में सरल प्रश्न करवा रहा हूँ जो अक्सर हमसे गलत होते हैं। आज ये हमारी छठी क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इतिहास के कुछ शानदार कोर्स देखना चाहते हैं जिससे आपका चयन जो है वह सुगम हो जाए और इतिहास की तैयारी बेहद आसान हो जाए, तो इतिहास के अद्भुत मंच चंदू सर की क्लास पर आपका बेहद स्वागत है। ठीक है, यहाँ पर इतिहास फर्स्ट ग्रेड का पेपर 2 जो है इसका लाइव बैच भी चल रहा है और कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध है। इतिहास का फाउंडेशन बैच है जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और पीजीटी के लिए है। यह लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध है। इतिहास दर्शन और लेखन जो है इसका लाइव बैच चल रहा है। यूजीसी नेट हिस्ट्री, यूजीसी यूपी टीजीटी हिस्ट्री का कोर्स है। सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। नोट्स हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, दोनों जगह ही यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा विश्व इतिहास है। प्राचीन भारत के दो कोर्स है, लाइव भी है और रिकॉर्डेड भी है। मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है और टेस्ट सीरीज चल रही है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न रखते हैं आप सभी प्यारे साथियों के लिए। ये रहा, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था। अब देखो यह सवाल जो है ना बिल्कुल सीधा सवाल नहीं है और हम यहाँ पर कह भी नहीं सकते कि यह सरल प्रश्न है। एक अच्छे लेवल का प्रश्न है कि जब दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 और 1932 में हुआ तो उसमें किस उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था। क्या वह फैज अहमद फैज थे, मोहम्मद इकबाल, जोस मलिहाबादी और फिराक गोरखपुरी। तो याद रखिएगा यह मोहम्मद इकबाल थे, ठीक है, जिन्हें इस गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया था। क्या कवि इकबाल वही हैं जिन्होंने लिखा था कि मिस्र, यूनान, रोमा सब मिट गए जहां से, पर कुछ अस्थि है कि भारत की कि वह मिटती नहीं है। यानी कि भारतीय संस्कृति का गुणगान इन्होंने किया था। कालीबंगा स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में। यह प्रश्न बहुत सरल है। राजस्थान में है, पर्टिकुलर राजस्थान में बात करता हूँ, हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में जो है वह आपके घग्गर नदी है, इस नदी के किनारे पर है। अगला, भारतीय स्वतंत्र संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविंद्रनाथ का आमेर सोनार बांग्ला है। सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बना। 1907 में सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमजोर कर दिया। कौन सा एक जो है वह सही नहीं है। कृपया यहाँ पर अपनी बात मेरे तक जरूर पहुंचाएं और अपनी बातों को इसके माध्यम से जरूर सूचना उपलब्ध करवाएं। बताइए यहाँ पर कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। देखो, सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, यह कथन बिल्कुल गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका नेतृत्व किया था। बाकी सही है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत रविन्द्रनाथ टैगोर का आमार सोनार बांग्ला था। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बने। 1907 में हुई सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन जो है उसे कमजोर कर दिया था। आमार आलार कलाम जो है यह कौन थे। बुद्ध के शिष्य, महत्वपूर्ण बौद्ध संत थे, बुद्ध के अध्यापक और शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की थी। आर आर कलाम कौन थे। मैं यह प्रश्न करवा रहा हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर यह कौन थे। यह भगवान जो बौद्ध थे उनमें बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध संत के तौर पर हम आलार कलाम को मानते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो है यह मूल रूप से कराची अधिवेशन हुआ था सन 1931 में। ठीक है, और मेरे दोस्त इसकी अध्यक्षता जो है वह सरदार पटेल कर रहे थे। इस सरदार पटेल की अध्यक्षता में आयोजित कराची अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। महात्मा गांधी यहाँ पहुंचे थे, उनका जो है बहुत जो है उनका विरोध प्रदर्शन हुआ था।
इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ठीक है। एक किताब देखिएगा हिस्टोरिका के लेखक कौन है? जस्टिन है, हेरोडोटस है, थियोडोरस है और मेगस्थनीज है। हु इज द राइटर ऑफ हिस्टोरिका? जब इस तरह के प्रश्नों का एनालिसिस करते हुए आपको पढ़ाया जाता है ना, तो यकीन मानिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत मेहनत लगती है, बहुत चीजें जो है वह क्लियर होती है, तब जाकर के जो है वह हम आपको पढ़ाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हिस्टोरिका के लेखक जो है यह हेरोडोटस है। बताओ भाई कौन है? याद रखिएगा हेरोडोटस है। हेरोडोटस जो है इनका संस्कृत में नाम पता है क्या है? तो याद रखना, संस्कृत में नाम इनका होता है हरिदत्त। ठीक है, क्या नाम होता है? हरिदत्त। हिस्टोरिका में जितनी भी मेरे दोस्त भाग हैं, उनमें से प्रत्येक अध्याय की शुरुआत किसी न किसी देवी के नाम से हुई है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अकबर ने आईन दहशाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? दहशाला का मतलब होता है 10 सालों का कानून। 10 सालों का कानून। टोडरमल जो है उनके द्वारा यह व्यवस्था तैयार की गई थी। 1575, 1580, 1590 और 1602। अकबर जो है इसके द्वारा 10 साला व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो अकबर के द्वारा 10 साला व्यवस्था जो है ये 1580 में लागू की गई थी। बताओ भाई कब लागू की गई थी? तो याद रखिएगा यह 1580 में लागू की गई थी। अगला, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? अरबी को, फारसी को, तुर्की को और उर्दू को। सल्तनत काल में एक ऐसी भाषा थी जिसे राजभाषा का दर्जा वह दिया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है। अक्सर हम कंफ्यूजन की स्थिति में हो जाते हैं कि अरबी रहेगी, तुर्की रहेगी, उर्दू रहेगी या फारसी रहेगी। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? चारों ही ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं। सल्तनत काल में मूल रूप से राजभाषा का दर्जा जो है वह फारसी भाषा को दिया गया था। किसे दिया गया था? याद रखिएगा फारसी भाषा को। निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में, बहुत अच्छे से समझिएगा, वह व्यक्ति जिसने अपने उपदेशों में समाज परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना था? क्या वह गुरु नानक है? ठीक है। संत रविदास, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम। जिसने अपने उपदेशों में समाज और, मेरे दोस्त याद रखिएगा, परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को स्वीकार किया था। तो समाज और परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को स्वीकार करने वाले गुरु नानक देव हुए हैं। कौन हुए हैं? गुरु नानक देव हुए हैं, जिन्होंने समाज और परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को स्वीकार। निम्नलिखित में से कौन है जो दासों का बहुत गजब का शौकीन व्यक्ति था? सबका अपना अपना शौक होता है सर, इसका दासों का शौक था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। प्रश्न का एक बार जवाब जो है वह साझा करिएगा। सर दासों का शौकीन था फिरोज शाह तुगलक। कहा जाता है इसके दरबार में कुल मिलाकर के 1,80,000 दास थे। 1,80,000 दास थे। और इसने दासों के लिए अलग से विभाग बना रखा था जिसे कहा जाता था दीवान ए बंदन गान। बताओ क्या कहा जाता था? दीवान ए बंदन गान कहा जाता था। कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है और अगर उसमें कोई भी समस्या आपकी आ रही है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नंबर अपने पास सेव करके रखिए, 8802060952। ठीक है। और एक जानकारी और साझा कर दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारा कोर्स खरीदता है उसके लिए मेरा व्यक्तिगत सपोर्ट 24/7 उपलब्ध रहता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? मुद्रा राक्षस में, अर्थशास्त्र, इंडिका और महावंश। एक ऐसी पुस्तक जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल के नाम से संबोधित किया गया है। बताइए। वर्सल का मतलब होता है कुलहीन, या हम ऐसा कह सकते हैं जिसका कोई कुल नहीं हो, अर्थात निम्न कुल का। ठीक है। और यह किताब है मुद्रा राक्षस। ठीक है। मुद्रा राक्षस नाम की जो किताब है विशाख दत्त ने लिखी थी है। किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने लिखी थी। विशाख दत्त ने अपनी किताब मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कहा है। वर्षल का मतलब होता है कुलहीन, जिसका कोई कुल नहीं हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म जो है वह दो भागों में विभाजित हो गया था? जैन धर्म जो है वह दो भागों में बट गया था। कौन सा सम्मेलन था यह? पहला जैन सम्मेलन, द्वितीय जैन सम्मेलन, तृतीय और चतुर्थ जैन सम्मेलन। जवाब दीजिए।
कौन सा जैन सम्मेलन था जिसमें जैन धर्म जो है मूल रूप से दो भागों में बट गया था? एक अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। सर याद रखना, यह मूल रूप से जैन धर्म जो है जब दो भागों में बटा तो यह कौन सा था? याद रखिएगा, द्वितीय जैन धर्म था जो वल्लभी गुजरात में हुआ। सॉरी, ये गलत है, द्वितीय नहीं, पहला जैन सम्मेलन था यह, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय हुआ था। माफी चाहूंगा, ठीक है, पहला था। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, इसके समय में यह आयोजित किया गया था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसमें जैन धर्म दो भागों में बट गया था। एक होता है आपके श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। दिगंबर जो है ये दक्षिणी भारत चले गए थे, इसीलिए दिगंबर को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, दक्षिणी जैनी कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, पाटलिपुत्र में ही लंबे समय तक रहे और पाटलिपुत्र में ही रहे। और मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा क्या कहा जाता है कि यह उत्तरी जैनी माने जाते हैं। क्लियर हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिगंबर संप्रदाय को अपनाया था और वह कहाँ चला गया था? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए थे। वहां पर उन्होंने जैन धर्म की जो है वह संतारा पद्धति के माध्यम से अपने प्राण जो है वह त्याग दिए थे। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा था? इंडिया फॉर इंडियंस ओनली। क्या गजब का कथन है! क्या यह स्वामी विवेकानंद ने कहा, मदन मोहन मालवीय ने, दयानंद ने और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत जो है वह भारतीयों के लिए है? भारत जो है वह किसके लिए है? याद रखिएगा, भारतीयों के लिए है। तो ये लाइन किसने कही थी? जवाब साझा करिएगा। एक अच्छा प्रश्न है। सर याद रखिएगा, भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता जो है यह एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुआ था? कौन ऐसा मुस्लिम नेता जो एनी बेसेंट ने जब होम रूल लीग चलाया था, ठीक है, 1916 में, उसमें शामिल हुए थे? सर हुआ था मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, अब्दुल कलाम आजाद। होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखो, मुझे ऐसा आता है, मैं होम रूल को ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, होम का मतलब घर होता है, रूल का मतलब होता है नियम, घर के नियम। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये घर अपना होता है पराया? तो हम कहते हैं सर घर अपना होता है यानी कि स्व होता है। नियम को क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये शासन की स्थापना के लिए है? तो होम रूल का एक सादा सीधा साधा अर्थ क्या हो जाता है कि भैया अब स्वशासन चाहिए। ठीक है ना, अब कुछ नहीं चाहिए, स्व शासन चाहिए। और ये मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, यह मेरे दोस्त होम रूल लीग में शामिल हो गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट जो है यह कब पारित हुआ था? 1916, 17, 18 और 1919? बताइए। रोलेक्ट एक्ट जो है यह कब पारित हुआ था? इसे ही काला कानून कहा जाता है। सन 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला, संगम से क्या तात्पर्य है? दक्षिणी भारत का राजवंश, तमिल धर्म ग्रंथ, तमिल विद्वानों की सभाएं, दक्षिण भारत का प्राचीन नाम। व्हाट इज द संगम? संगम जो है इसका अर्थ क्या है? अगर एक सिंपल सी भाषा में जानना चाहें कि साहब संगम जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि संगम का अर्थ होता है तमिल विद्वान जो होते हैं इनकी जो सभा होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। निम्नलिखित में से मेरे प्यारे साथियों प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है, पीपरहवा है, भरहूत है और अमरावती है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम स्तूप जो है वह कौन सा माना जाता है? एक अच्छा प्रश्न है, कृपया जवाब साझा करिए। सबसे प्राचीनतम स्तूप जो है वह कौन सा माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, कृपया जवाब साझा करिए। भारत में कई सारे स्तूप हुए हैं, लेकिन इनमें पीपर हवा का जो स्तूप होता है यह हमारा सबसे प्राचीन स्तूप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, यह बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। स्वराज जो है यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? याद रखना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक के उद्घोष है। किसके हैं? बाल गंगाधर
तिलक। अगला प्रश्न, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला तुर्क सुल्तान। देखो साहब, प्रश्न देखो आप, है ना। हालांकि इस क्लास का नाम क्या है कि सरल प्रश्न है, लेकिन इसमें वो प्रश्न भी करवाए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला शासक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। बताइए, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला राजा। सर याद रखना, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला राजा जो है वह अलाउद्दीन खिलजी होता है। इस अलाउद्दीन खिलजी ने ही विंध्याचल की पर्वतमालाओं को पार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887। ठीक है सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो है ना, ये पता है कब हुआ था? 1886 में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे ना, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पहला तो बंबई में हो ही गया था। ठीक है, और बंबई की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद 1886 का कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी। कुल मिलाकर के 436 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ये बात याद रखना। और इसके बाद 1887 का जो अधिवेशन हुआ ना, ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपके मद्रास में। और इसमें भाग लिया, इसमें जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था सैयद बदरुद्दीन तैयब। तैयब जी जो है वह इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या बात क्लियर हो गई? इसके बाद 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष जो है वह कौन बने थे? याद रखना, जॉर्ज यूले बने थे। ठीक है, अगला। अरे क्या बात है, देखो यार, जानकारी देना मेरा कर्तव्य है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप स्वयं हार नहीं मान लेते। अगर टारगेट आपका स्कूल व्याख्याता है ना, तो लाइव बैच चल रहा है जो स्टूडियो से है। इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास का यह ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें लाइव कोर्स आपको मिलेगा। पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण कोर्स रहने वाला है। पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स आपको दिए जाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? और महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज जो है आपके वीडियो टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? बाकी अगर किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप 8802060952 मोबाइल नंबर है, इस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास रहेगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव बैच चल रहा है, और मैं मानता हूं कि संभवतः यह इस समय राजस्थान का जो है वह एकमात्र लाइव बैच होगा। अगर कोई चल रहा हो, अलग से चल रहा हो कोई, तो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से लाइव बैच कोई नहीं पढ़ाता। वह 2020 में कोरोना के समय अगर किसी ने रिकॉर्ड किया हो तो वही क्लासेस चल रही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अजंता चित्रकला का संबंध है जैन धर्म से है, ब्राह्मण धर्म से है, शाक्त से है और बौद्ध से है। अजंता चित्रकला जो है इसका संबंध माना जाता है, तो याद रखना यह बौद्ध धर्म से है। अजंता चित्रशैली का संबंध, अजंता आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहां से हमें प्राप्त हुआ है, तो इन चीजों को याद रखिएगा। अगला शानदार प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत की थी? बलबन ने, रजिया ने, इल्तुतमिश और मोहम्मद तुगलक। देखिए, दो प्रकार की पद्धतियां होती है। पहला होता है सजदा, है ना, जिसे हम सिजदा भी कहते हैं। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, यहाँ पर एक होती है पापोश। पापोश होता है कि सुल्तान जो होता है उसके चरणों को चूम करके उसका अभिवादन करना। और सजदा होता है सर झुका करके नमस्कार करना। एक गाना सुना होगा, सजदे में सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं। ये बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, अगला, मोहम्मद गोरी की हत्या की? हाजरा में, खोखर, युर्तवाल और बलूची। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार प्रश्न देखिए। देखिए, कहा जाता है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या पंजाब के निकट खोखर विद्रोहियों के द्वारा कर दी गई थी। किसके द्वारा विद्रोह हत्या की गई थी? खोखर विद्रोही थे, इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। चलिए थोड़ा सा अगला प्रश्न एक और देखते हैं, और प्रश्न क्या है उसको थोड़ा सा समझिएगा। अच्छे लग रहे हैं ना प्रश्न? एक बार कमेंट कर दिया करो ताकि मोटिवेशन मिले हमें भी कि हाँ भाई, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है आप लोगों को।
किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने गए थे? ब्राह्मण जो है यह क्षत्रियों की तुलना में इन्हें हीन माना गया था। ये मैं नहीं कर रहा, इतिहास कर रहा है। यह वैदिक युग है, यह बौद्ध युग है, मौर्य युग है और मौर्योत्तर काल है। बताइए। एक अच्छा प्रश्न है। सर याद रखना, बौद्ध युग जो है इसमें ब्राह्मणों को क्षत्रियों की तुलना में हीन माना गया था। बौद्ध साहित्य में कुल कितने पीठक? एक पीठक, दो पीठक, तीन पीठक और चार पीठक, बताइए। सर तीन पीठक माने गए हैं, सुत पीठक, विनय पीठक और अभिधम्म पीठक। पता ही होगा आपको, पहला सुत, दूसरा अभिधम्म और फिर आता है विनय पीठक। ठीक है, सुत, विनय और अभिधम्म पीठक। अगला प्रश्न, राणा सांगा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मांडू से या मेवाड़ से? राणा सांगा, ऐसा राणा सांगा को कौन नहीं जानता, मेवाड़ से संबंधित है। बयाना के युद्ध में जो है इन्होंने बाबर को हराया था, और इसके पहले खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को धूल चटाई थी, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिए। राणा सांगा जो है महत्वपूर्ण एक सेना और महत्वपूर्ण राजा मेवाड़ के इतिहास के, और कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में कहा था कि ये सैनिकों के भग्नावशेष हैं। क्या है? याद रखना, सैनिकों के भग्नावशेष कहकर इन्हें संबोधित किया था। चले अगला प्रश्न देखते हैं एक बार। आनंद मठ जो है इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और एस सी बोस। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है यह आनंद मठ के लेखक हुए हैं। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक किताब है। यह के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आर.सी. दत्ता। बताओ कौन है? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। कृपया इस प्रश्न को जरूर जवाब साझा करिएगा। सर पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा, धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वह इनके द्वारा दिया गया था। किस कानून के द्वारा भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वह समाप्त हो गया था? एक ऐसा कानून जिसके माध्यम से, याद रखना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका शासन समाप्त हो गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और मार्ले मिंटो सुधार 1909। सर याद रखना, भारत में मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है यह कब समाप्त हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत यह कानून समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद भारत में जो है वो ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित कर दिया गया था, जिसे हम एक तरह से ब्रिटिश क्राउन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आज अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन जो है वह सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? सर सैयद अहमद खान, सैयद अमीर अली, अब्दुल कलाम आजाद और अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से जो है वह किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वह सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? सीमांत गांधी के नाम से। अगला प्रश्न, इस क्लास की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो फिर देरी मत करना, गूगल प्ले स्टोर से आप सीधा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना। इस तरह का ऐप आएगा। आज 4.6 रेटिंग के साथ ऐप है यह। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इतिहास के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। गदर पार्टी के संस्थापक थे वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल और भगत सिंह। बताएं, गदर पार्टी जो है इसके संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए।
सर, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था साइनमन समिति, हंटर कमीशन था, रेमंड कमीशन था, लिन लिथगो कमीशन था। बताओ। एक अच्छा प्रश्न। सर, याद रखना, जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी इसका नाम हंटर कमीशन हमें देखने को मिलता है। ये वही हंटर कमीशन है जिसने निर्दोष जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त जनरल डायर को निर्दोष करार दिया था कि भाई कोई गलती नहीं की है, जो भी किया गया है ये सारा का सारा मूल रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए किया गया है। ये सब कार्य यहाँ पर होता है। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 के किस महीने में प्रारंभ हुआ था? जनवरी में, जुलाई में, अगस्त में और दिसंबर में। इस तरह के प्रश्न आते हैं सामान्यतः, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हम इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह अगस्त में हुआ था। आपको पता होगा 8-9 अगस्त की वह मध्य रात्रि थी। सन 1942 था जब महात्मा गांधी ने यह आंदोलन शुरू किया, लेकिन शीघ्र ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें सर आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा जाता है। ब्रिटिश सरकार इसके दमन के लिए एक ऑपरेशन चलाती, डेट इज ऑपरेशन जीरो आवर। कौन सा ऑपरेशन चलाती है? ऑपरेशन जीरो आवर। जीरो आवर का तात्पर्य होता है जब रात में 12 बजती है तो घड़ियों की सुइयां कुछ इस तरह से होती है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, गुणाढ्य, अमीर खुसरो और सोमदेव ने की थी। पृथ्वीराज रासो जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, बताइए। सर, याद रखना, पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वह चंद्रबरदाई ने की थी। पांड्य केंद्रित थे मदुरई में, तंजौर में, आंध्र प्रदेश में, कावेरी पट्टनम में। पांड्य कहां पर केंद्रित थे? याद रखिएगा, यह मदुरई में केंद्रित थे, मदुरई का पांड्य राजवंश। मौर्य काल में भाग था एक ग्रह कर, एक भूमि कर, जल कर और हिरण्य कर। बताएं यहां पर मौर्य काल में भाग क्या था? एक अच्छा प्रश्न है। सर, मौर्य काल में जो भाग था ना, यह एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, अगला प्रश्न। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सर, याद रखिएगा, बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। बिंदुसार कौन था? तो जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं तो उस मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ था। ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो बिंदुसार के लिए कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, पता ही होगा। बिंदुसार जो है यह आजीवक धर्म का अनुयायी था और सम्राट अशोक जो है यह पहले ब्राह्मण था, लेकिन बाद में जो है वह कंप्लीट रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है आफ्टर द कलिंग बैटल, कलिंग के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न। किस विदेशी, बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से पढ़िएगा, किस विदेशी यात्री ने 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? अल्हनासियस निकितीन, फरिश्ता, अब्दुल रज्जाक, निकोलो डी कॉन्टी। बताइए। सर, याद रखना, 1420 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला जो विदेशी यात्री था वह था मेरे दोस्त निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न। कब औरंगजेब ने आलमगीर की जो उपाधि है यह धारण की थी? 1658 में धारण की थी, 1659 में, 1660 और 1661। आलमगीर की उपाधि, आलमगीर की उपाधि मूल रूप से यह धारण करता है 1658 में। कब धारण करता है?
1658 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक ने किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना था? एक बहुत ही अलग लेवल का प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस कोर्ट को, मेरे प्यारे साथियों, फौजदारी जो अपील अगर हमें करनी है तो उसका एक सबसे बड़ा कोर्ट जो है वह माना था। ठीक है, क्या वह सर्किट कोर्ट था वह? ठीक है, क्या वह प्रांतीय कोर्ट है, सदर दीवानी है और सदर निजामत है? बताइए सर, याद रखना यह सदर निजामत है। सदर निजामत को यह माना गया था। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये थे कुछ शानदार प्रश्न। बाकी आप इतिहास का, अगर आप अद्भुत मंच की क्लास करें और शानदार कोर्स लेना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड पेपर 2 इतिहास विषय का लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इतिहास फाउंडेशन असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट का लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। इतिहास दर्शन लेखन के कोर्स है, यूपी टीजीटी फर्स्ट ग्रेड के कोर्स है ना, सेकंड ग्रेड एसएसटी का है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी में नोट्स है, विश्व इतिहास का कोर्स है, प्राचीन भारत का लाइव रिकॉर्डेड दोनों कोर्स मिलेगा, मध्यकालीन है, आधुनिक भारत टेस्ट सीरीज सभी पीजीटी एग्जाम के लिए। तो गूगल प्ले स्टोर से आप आज ही यह एप्लीकेशन चंदू सर की क्लास डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है। चलिए, बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहें। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम चंदू जैन है। बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।